हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम को पढ़ेंगे। घरेलू और राष्ट्रीय आय क्या होती है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं आप सभी को 12th क्लास की पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स करवा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं घरेलू और राष्ट्रीय आय की, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की, तो हम बात करते हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो जब भी प्रोडक्शन या जो इनकम है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है और इनकम जनरेट हो रही है। अब डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियो में कराई थी, तो वहाँ पर डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब बताया था, यहाँ पर भी सेम मीनिंग डोमेस्टिक टेरिटरी की ली जा रही है कि हमारे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री या किसी देश में हमारे देश की एम्बेसी मौजूद है या बहुत सारे मैंने वहाँ पर चीज़ें बताई थी, उन सभी को हम जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और वहाँ से कोई इनकम जनरेट होकर आ रही है तो बेसिकली हम उसको अपनी नेशनल अपनी जो है वो घरेलू आय कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? घरेलू आय, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। बट अगर हम बच्चे बात कर लेते हैं डोमेस्टिक इनकम, अगर हम बात कर लेते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम इंक्लूड्स द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अगर अब्रॉड से जो हमें इनकम मिल रही है उसको भी हम नेशनल इनकम में जो है वो जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज़ किया था अभी बच्चे, फैक्टर इनकम किया था ना, उसका मतलब आप ज़रा ध्यान से समझिए, यानी कि कारक आय। तो कारक आय होती है हमारी जितने भी हमने फैक्टर्स लगाए हैं प्रोडक्शन के फैक्टर्स मैंने आप सभी को बताए होंगे अपने पहले चैप्टर की वीडियो में। मैंने जहां बताया था आपको आगत यानी फैक्टर कारक के बारे में, है ना। तो वहाँ पर हमने लेबर को माना था एक, वो हमारे लिए फैक्टर है ना। हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल है वो भी हमारे लिए एक फैक्टर है। तो इन सब का यूज़ करके, कच्चा माल जो है या श्रमिक है, इन सब का यूज़ करके जो इनकम जनरेट की जा रही है इकोनॉमी के अंदर, उस इनकम को हम क्या बोल रहे हैं? फैक्टर इनकम बोल रहे हैं। तो बेसिकली जब फैक्टर्स का यूज़ करके हम प्रोडक्शन या कोई इनकम जनरेट करते हैं तो उसको हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफ़र इनकम की, एक और इनकम होती है हमारे पास ट्रांसफ़र इनकम, जिसे हिंदी में हम लोग हस्तांतरित आय बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपको फैक्टर यूज़ करे बिना भी मिल जाए, उनका यूज़ हमें नहीं करना, उनके बिना भी हमको जो है वो इनकम जनरेट होकर आ रही है। अब ऐसी इनकम कौन सी होगी? जैसे आपने देखा होगा आपको स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती है। क्या स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के लिए कुछ काम करना पड़ता है? तो स्कॉलरशिप जो आपको मिल रही है वो आपको बिना फैक्टर के, अपनी सर्विसेज दिए बिना आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। अब हम ओल्ड एज पेंशन की बात करते हैं तो वो भी एक तरीके की ट्रांसफ़र इनकम है, क्योंकि उसके लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। इसी के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप की इनकम आती है, जैसे अगर आपने कोई लॉटरी जीती या आपको और कहीं से इनकम रिसीव हुई, तो ऐसी इनकम भी आपकी जो है वो ट्रांसफ़र इनकम ही होती है, जिसमें आप कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमको ट्रांसफ़र इनकम्स देती है जो कि हमें कुछ काम करे बिना मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि फैक्टर इनकम कौन सी है और ट्रांसफ़र इनकम कौन सी है। तो जब हम लोग निकालते हैं डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, डोमेस्टिक और नेशनल इनकम, तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे होते हैं अपनी फैक्टर इनकम की, ना कि हम बात कर रहे होते हैं अपने क्या कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम की। ठीक है बच्चे, तो हम लोग हमेशा जब भी बात करेंगे डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की, यानी कि घरेलू आय, और अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो वो दोनों ही हम लोग जो है वो फैक्टर इनकम पर निकालेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
अब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो डोमेस्टिक इनकम है वो विद इन द बाउंड्री हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसको दिखाता है। अब वो प्रोडक्शन भले ही हमारे देश में किसी रेजिडेंट ने किया हो या किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने किया हो, इट्स डजेंट मीन, उससे कोई भी मतलब जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मतलब नहीं है। वो भले ही निवासी ने किया हो हमारे देश के या हमारे देश के गैर निवासी ने किया हो, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर बच्चे? बस वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में प्रोडक्शन होना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम्स में भी हम लोग रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का कोई फ़र्क नहीं देखेंगे। बस हम ये देखेंगे कि हमारे देश के जो निवासी हैं और जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा कितनी कितनी इनकम कमाई गई और वो इनकम कितनी बाहर हमारे देश में आई है बाहर से और कितना हमारे देश से बाहर गई है। क्लियर? एक चीज़ देखेंगे जिससे मैं अभी यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, शुद्ध कारक, रुक जाओ मैं दोबारा लिखता हूँ, इसे आप लिखिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ये अब यहाँ पर फैक्टर इनकम की बात की जाएगी और ये होगी कौन कौन सी इनकम, ज़रा ध्यान से आप सभी देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, और इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। हिंदी में आप सभी लिख लीजिए, विदेशों से प्राप्त कारक आय, और इधर लिखिए विदेशों को दी गई कारक आय। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो इनकम हमें फॉरेन से मिली है, जो रिसीव हुई है अब्रॉड से, उसमें से माइनस कर दीजिए आप जो आपने उनको इनकम दी है, जो इनकम आपने उनको दी है, तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाता है, जिसे हम शॉर्ट में NFIA लिखेंगे और आगे जाकर मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा फ्रॉम -2। ठीक है, यानी कि विदेशों से माइनस विदेशों को। ठीक है, से माइनस को शॉर्ट में, है ना। ये यूज़ करेंगे फॉर्मूले की ट्रिक्स, मैं स्टार्टिंग से अभी से आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि कैसे हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते वक्त ये ट्रिक्स हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। क्लियर बच्चे? तो जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम जो हमारे पास DII है, मैं इसको शॉर्ट में DI लिख रहा हूँ, डोमेस्टिक इनकम, इसमें हम प्लस कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि NFIA। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास रिसीव होती है हमारी नेशनल इनकम, जहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं हमारे देश के नॉन रेजिडेंट्स और रेजिडेंट्स के द्वारा जो इनकम कमाई जा रही है हमारे देश में और उनके देश से हम लोगों ने जो कमाई है अपने देश के लिए। ठीक है, उसे हम राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम बोल रहे हैं। क्लियर बच्चे? तो आप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरीके से नेशनल इनकम हमें निकालना है और राष्ट्रीय आय निकालना है। अब बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल इनकम को हम लोग अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे ज़रा देखिए। अब नेशनल इनकम और राष्ट्रीय आय दोनों को ही हम दो चीज़ों पर निकाल सकते हैं। पहला है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट पर निकाला जा सकता है इनकम को, है ना, कारक लागत पर, और दूसरा है अपने पास अपन जो है
वो मार्केट प्राइस पर भी इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। तो जब आप बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट पे इनकम निकालने की, तो आप देखेंगे कि जितने भी फैक्टर्स आपने यूज़ किए उन सब का फैक्टर का यूज़ करने के बाद आपकी इकॉनमी के अंदर कितनी इनकम जो है वो जनरेट हुई, वो आप इनकम देखेंगे एट अ फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कारक लागत पे, कारकों का उपयोग करके। जब आप मार्केट प्राइस पर, बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके पास प्रोडक्ट आए हैं उन प्रोडक्ट्स में टैक्स जोड़ने के बाद आपके पास कितनी इनकम जो है वो क्रिएट हुई है, ठीक है। और वो भी किसके अंदर, मार्केट के अंदर। और मार्केट में आप कौन सी वैल्यूज़ देखते हैं, सेल्स वैल्यू देखते हैं। तो सेल्स वैल्यू में जो है, यानी कि विक्रय जो मूल्य होता है आपका, विक्रय मूल्य में आपका टैक्स जो है वो जुड़ा हुआ होता है, ठीक है बच्चे। टैक्स आपका क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान से समझेंगे आप सभी। एक होता है हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब शुद्ध या निबल भी बोल सकते हैं आप इसे, अप्रत्यक्ष कर। अब आप सभी सोच रहे होंगे सर आपने जो टैक्स लिया वो इनडायरेक्ट टैक्स ही क्यों लिया, अप्रत्यक्ष कर ही क्यों लिया। मैं कहूँगा बच्चे जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, ना कि डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग केवल और केवल जीएसटी की बात कर रहे हैं। अभी तो जीएसटी ही चल रहा है ना इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास। अब जो इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लिखा मैंने, देखिए प्रोडक्ट्स पर हम सभी को कुछ इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है। तो हम लोग गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली। मतलब पहले हम दुकानदार को देते हैं, दुकानदार गवर्नमेंट को देता है। तो एक बेसिकली हम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट को ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर यहाँ दे रहे हैं। फिर इसमें से गवर्नमेंट के पास जो टैक्स रिसीव होता है, गवर्नमेंट इसी टैक्स को हम लोगों की भलाई के लिए हमको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है। तो जब सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है तो इसका मतलब है इसमें से मैं माइनस कर दूंगा जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज़ दे रही है। बेसिकली क्यों माइनस कर रहा हूँ बच्चे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में से ही वो सब्सिडीज़ हमें मिल रही हैं और वो हमें बताएगा कि हमने एग्जैक्ट कितना जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। एक एग्जांपल अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से लिख देते हैं। हिंदी में हम इसे आर्थिक सहायता कहते हैं। सपोज़ दैट मैंने एक प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट को 10 रुपये का टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने मुझे सब्सिडी दे दी 5 रुपये की। तो नेट अगर देखा जाए तो मैंने गवर्नमेंट को 5 का ही टैक्स पे करा ना। पे तो मैंने 10 का किया, बट 5 गवर्नमेंट ने मुझे रिटर्न कर दिया एज अ सब्सिडी, मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो एक बेसिकली मैंने 5 रुपये की ही तो क्या करा यहाँ पर, टैक्स पे किया। तो वो हो गया हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें लगती है फैक्टर कॉस्ट यानी कारक लागत। आप सभी को पता है कि जब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसमें कोई कॉस्ट आएगी, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। जैसे मैंने एक बुक बनाई तो बुक बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगा, इट इज़ अ फैक्टर, ठीक है, यानी कारक। फिर इसमें लेबर लगे, मशीन्स लगी, इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फैक्टर, ठीक है, इन्हें भी हम जो है वो कारक कहते हैं। तो इनका यूज़ करके इनकी जो कॉस्ट आई मेरे पास, उससे मेरे पास बुक जो है वो तैयार हुई और वो फैक्टर कॉस्ट पे तैयार हुई। फिर मैंने इसमें जो है वो प्लस कर दिया अपना NIT लिखूंगा मैं शॉर्ट में, इनडायरेक्ट टैक्स को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को NIT इसमें प्लस कर दिया मैंने अपना। जैसे ही मैंने इसमें NIT प्लस करा, मेरे पास जो प्रोडक्ट का वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया मार्केट में उसका प्राइस, ठीक है, कि मार्केट में अब उसका प्राइस जो है वो क्या होगा। तो वो मार्केट प्राइस पर जो है यानी बाज़ार कीमत पर हमारे पास निकल कर आ गया कि बाज़ार कीमत पे उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या होने वाला है। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से हम जो है वो देखते हैं फैक्टर और मार्केट प्राइस पर नेशनल इनकम को। अब हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नेशनल इनकम को कितने अलग अलग टाइप से हम लिखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं डोमेस्टिक इनकम की और बात कर लेता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं आपको ग्रॉस और नेट की चीज़ों को और समझा देता हूँ। तो जब मेरे पास कोई चीज़ ग्रॉस में है, ग्रॉस मतलब सकल जिसे हम कहते हैं हिंदी में, सकल, सकल फेस वाला सकल नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। ग्रॉस इसका मतलब है इट इज़ इंक्लूड द डेप्रिशिएशन, मतलब जो अभी वैल्यू है इसके अंदर मूल्य ह्रास अभी शामिल है, इसलिए इसको सकल मूल्य बोला जा रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसमें से डेप्रिशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, हिंदी में भी लिख देता हूँ, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी,
मूल्यह्रास जब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो हमारे पास आ जाती है नेट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड शुद्ध। ठीक है, शुद्ध मूल्य हमारे पास आ जाता है। क्लियर बच्चे? तो जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम को लिखेंगे तो हम इन्हीं अलग अलग टाइप से लिखेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम के आपको टाइप मैं बताता हूँ। डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप लिख सकते हैं जीडीपी एट एमपी। फुल फॉर्म क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को हम इनकम भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसकी हिंदी में लिख देते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट प्राइस पे हम देख रहे हैं ग्रॉस वैल्यू को जिसमें से डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और वो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देख रहे हैं, डोमेस्टिक इनकम कितनी है मार्केट प्राइस पे। और जब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जीडीपी एट एफसी, तो बेसिकली मैं बात कर रहा होता हूँ अब की फैक्टर कॉस्ट पर, यानी कि कारक लागत पर मेरी इनकम कितनी है, ठीक है। मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, आप सभी लिख लेना इसे, मैं बोल देता हूँ क्या लिखना है आपको। कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, पूरा सेम रहेगा। इंग्लिश वाले बच्चे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट लिख लेंगे इसे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बच्चे थर्ड पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे एनडीपी की। एनडीपी एट एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। रुक जाइए, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। नेट, अब हम ग्रॉस की बात नहीं करेंगे, अब इसमें से डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? हट चुका है, तो ये बन गया अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट किस पर है? ये फैक्टर कॉस्ट पर है, फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में लिख लीजिए कारक लागत पर शुद्ध, या निबल भी लिख सकते हैं आप, शुद्ध या निबल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, निबल घरेलू आय, ठीक है बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश की बाउंड्री के अंदर कितना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एट अ फैक्टर कॉस्ट। और जब मैं इसे लिखता हूँ एनडीपी एट एमपी, तो मैं बात कर रहा होता हूँ सेम इसी चीज़ की कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज हुआ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन एट अ नेट लेवल, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है, बट इट इज़ अ मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पर कितना हुआ, बाजार कीमत पर उसका मूल्य कितना है। तो सरकार दो तरीके से देखती है कि बाजार कीमत पर क्या है हमारे पास प्रोडक्शन की वैल्यू, और हमारे पास जो है वो फैक्टर कॉस्ट पर कितने की वैल्यू निकल कर आई है। तो ये हुआ पूरा का पूरा अभी हमारे पास डोमेस्टिक इनकम का। अब हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के लिए। तो आप सभी टॉपिक डालिए नेशनल इनकम, ठीक है, राष्ट्रीय आय, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। तो राष्ट्रीय आय में सबसे पहले आप लिखेंगे जीएनपी एट एफसी, यानी कि ग्रॉस नेशनल। अब ये डोमेस्टिक क्या बन गया है? नेशनल बन गया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में क्या लिखेंगे? कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब जिसमें हम लोग फॉरेन की इनकम को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उस लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है एट अ फैक्टर कॉस्ट पर, कारक लागत के हिसाब से। और जब मैं बात कर लेता हूँ जीएनपी एट एमपी की, तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नेशनल लेवल पर कितना हुआ, वो भी किस पर? मार्केट प्राइस पर, यानी कि बाजार कीमत पर। बाकी सब सेम है, आप इसको सेम एज इट इज़ लिख लेना।
ठीक है। इसके बाद आता है NNP@FC, हिंदी में पहले लिखेंगे नेट नेशनल। अब देखिए, अब मैं नेट लेवल पे ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस कर दिया है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, जिसमें हम नेट लेवल पे देख रहे हैं, यानी डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस कर देते हैं, और नेशनल लेवल पे मतलब फॉरेन की इनकम को भी जोड़ा जा रहा है कि फॉरेन से इनकम कितनी मिली है, वो भी फैक्टर प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे देखा जा रहा है, अभी कारक लागत पे देखा जा रहा है। जब मैं बात करूँगा NNP@MP की, तो बेसिकली हम यही सेम चीज़ देखेंगे नेट लेवल पे नेशनल इनकम, बट हम लोग अब जो है वो बात कर रहे होंगे मार्केट प्राइस की। अब हम बात कर रहे होंगे मार्केट प्राइस, यानी कि बाजार कीमत पर कितना ये निकल कर आएगा। क्लियर बच्चे, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये सब आपको जो है वो नोट करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को कुछ फॉर्मूले और कुछ जो है क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपको बेसिकली कुछ नेशनल इनकम के छोटे मोटे क्वेश्चन करने का आइडिया मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप अध्ययन क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि अध्ययन क्लासेस ऐप पर आप सभी को इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिल जाते हैं, जो कि आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं इस लॉकडाउन के पीरियड में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को कोर्सेज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।